ये बात चाहे कड़वी लगे, लेकिन ये बात सच है कि भारत में ज्यादातर लोग दिखावे में यकीन करते हैं। इंटरनेट पर आपको कई लोग अपनी संस्कृति और अपने वैदिक इतिहास पर गर्व करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ये वही लोग हैं जो एक श्लोक भी बिना ट्रांसलेशन के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि संस्कृत तो इन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। आज इस देश में ये हालात है कि 140 करोड़ में सिर्फ 25,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं, और संस्कृत को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। अगर कुछ रिलीजियस सेरेमनीज को छोड़ दें तो कहीं भी आपको संस्कृत नहीं सुनाई देगी। पर ऐसा कैसे हुआ और क्यों खत्म हुई संस्कृत, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा 3,500 साल पुरानी है और 2200 साल पहले तक ये भाषा भारत की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक थी। 1500 से 1350 बीसी के वक्त के कुछ अवशेष हमें इराक और तुर्की में भी मिलते हैं, जहाँ संस्कृत का इस्तेमाल होता था। तब यहाँ पर मितानी डायनेस्टी का शासन था और ये लोग हुर्रिया नाम की भाषा बोलते थे। इस भाषा में कई सारे शब्द संस्कृत के थे और इस डायनेस्टी के राजाओं और बाकी एलिट्स के नाम संस्कृत में भी हुआ करते थे। ये लोग भारत से संस्कृत को लेकर अपने पास गए थे, यानी कि संस्कृत उस वक्त तक भारत में थी। संस्कृत के कई रूप है। एक तो वैदिक संस्कृत है जो हमें वेदों में मिलती है, लेकिन इसका बेहतर रूप हमें क्लासिकल संस्कृत के रूप में मिलता है जब पाणिनि ने अष्टाध्याय नाम की किताब लिखी और उसी में संस्कृत की ग्रामर के रूल्स को डिफाइन किया। पाणिनि का संस्कृत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उन्होंने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया था। इसके बाद वैदिक संस्कृत में लिखे गए वेदों और उपनिषदों को भी इसी संस्कृत में दोबारा लिखा गया। लेकिन संस्कृत के साथ एक परेशानी थी जो इसके खत्म होने की सबसे बड़ी वजह बनी। जब भारत में संस्कृत फल फूल भी रही थी तब भी आम लोग संस्कृत में बात नहीं करते थे, बल्कि संस्कृत सिर्फ अपर कास्ट और एलीट लोगों की भाषा हुआ करती थी। और इसी वजह से भारत में प्राकृत भाषाएं इवोल्व हुई। प्राकृत भाषाओं में संस्कृत और लोकल भाषाओं का मिक्सचर होता था जो कि ज्यादा पॉपुलर थी। भगवान बुद्ध के भी उपदेश आपको पाली नाम की प्रकृति भाषा में मिलेंगे और जैन लोगों ने भी अपने अर्धमगधी भाषा को शुरुआत में इस्तेमाल किया। संस्कृत बोलने वाले लोग हमेशा ही प्रकृति भाषा वाले लोगों को नीची नजर से देखते थे, क्योंकि प्राकृत भाषाएं महिलाएं और नीची जाति के लोग भी बोल सकते थे। खैर, इसके बावजूद भी इस एलीट क्लास ने काफी समय तक संस्कृत को बचाए रखा। इसके बारे में हमें एक कहानी ये भी मिलती है कि करीब 900 साल पहले कश्मीर के एक दरबारी अलंकार के घर पर एक बैठक हुई जिसमें उस समय के 30 बड़े बड़े दर्शन शास्त्री और कवि इकट्ठा हुए। ये सभी लोग अलंकार के भाई मंखा को सुनने के लिए आए थे, जिसने श्रीकंठ चरित्र नाम का एक महाकाव्य अभी अभी लिखकर खत्म किया था। लेकिन ये शायद उस जगह पर संस्कृत की आखिरी बैठक थी। इस समय के राजाओं का इतिहास भी संस्कृत में ही लिखा जाता था। रजत रंगिनी नाम के महाकाव्य में कश्मीर के राजाओं की कहानियां बताई गई है। इसके मुताबिक लोहार डायनेस्टी के राजा हर्ष ने जब गद्दी संभाली तब शुरुआत में उनके राज्य की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद इस तरह से वहां की इकोनॉमी बर्बाद हुई कि राजा ने अपनी जनता पर भारी भारी टैक्स लगा दिया। इसके अलावा राजा हर्ष ने इस वक्त कई सारे बौद्ध और हिंदू मंदिर भी तोड़े और उनके यहाँ से निकले खजाने को वो लूटने लगे। इस चीज ने कश्मीर की जनता को काफी भड़का दिया और वहां एक गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध के दौरान वहां के जमींदार भी राजा के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने राजा की हत्या कर दी। इसके बाद अगले 10 सालों तक भी लोहार डायनेस्टी का शासन रहा, लेकिन फिर कश्मीर में ईरान से आए शाह मीर का शासन शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे फारसी का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ अगर हम साउथ के विजयनगर एम्पायर में जाएं तो वहां भी संस्कृत के साथ वही परेशानी थी कि ये सिर्फ एलीट लोगों की जुबान थी, जबकि वहां के बाकी लोग तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में बात किया करते थे। 14 से 16वीं शताब्दी तक इस डायनेस्टी का यहाँ शासन रहा और इस बीच भी संस्कृत का काफी विकास हुआ। विजयनगर के एक राजा कृष्णदेव राय खुद संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया ये भाषा आम लोगों के बीच में कभी पहुंच ही नहीं सकी
और जैसे ये डायनेस्टी खत्म हुई वैसे इसके एलीट खत्म हो गए। यही वजह है कि आज हम तमिल, तेलुगु और कन्नड़ को तो देखते हैं लेकिन संस्कृत हमें नहीं नजर आती। संस्कृत का कुछ विकास हमें मुगल साम्राज्य के दौरान भी देखने को मिलता है, जब अकबर और जहांगीर के जमाने में संस्कृत में ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। लेकिन परेशानी ये थी कि उनके दरबार की भाषा फारसी ही थी। लेकिन इस समय अकबर के दरबार के कई लोग संस्कृत जानते थे। अकबर ने पहली बार रामायण और महाभारत का संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन करवाया था और फिर यही ट्रांसलेशंस मध्य एशिया के रास्ते से यूरोप पहुंची थी। इसके बाद हमें डरा शिको का भी जिक्र मिलता है जो संस्कृत का जानकार था और उसने वेदों व उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट करके दुनिया भर तक पहुंचा दिया। संस्कृत का सही मायनों में डाउनफॉल हमें अंग्रेजों के जमाने में नजर आता है। विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब व्हाइट मुगल्स में बताते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में आए थे तो शुरुआत में उन्होंने यहाँ के लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट दिखाया और कई लोगों ने यहाँ की भाषाएं भी सीखी। यहाँ पर परेशानी ये थी कि हिंदू लोग अंग्रेजों को मलेच्छ कहकर बुलाते थे और संस्कृत सीखने लायक नहीं समझते थे। इसी वजह से अंग्रेज शुरुआत में संस्कृत नहीं सीख पाए और उन्होंने फारसी को ही चुना। लेकिन इसके बावजूद भी वो भारतीय संस्कृति से घुल मिल रहे थे। लेकिन ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड बनकर आए चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो अभी अभी अमेरिका से लौटे थे। अमेरिका में पहले नेटिव्स रहते थे, फिर व्हाइट लोगों ने जाकर वहां कब्जा कर लिया। फिर कई जनरेशन के बाद अमेरिका में रहने वाले व्हाइट लोगों ने ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था और जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1781 में उन्हें हराकर अमेरिका को आजाद करवा दिया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से अमेरिका में चार्ल्स कॉर्नवालिस ही तैनात थे और वो अब सरेंडर करके भारत आए थे। उन्हें पता था ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने व्हाइट लोगों को अमेरिका में सेटल होने दिया और अब वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में भी व्हाइट लोग सेटल हो। इसलिए जो अंग्रेज भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे थे उनका अब कंपनी में मजाक बनने लगा और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी हो जाती थी। कॉर्नवालिस ने ही रूल बनाया कि अगर किसी ब्रिटिश आदमी के संबंध किसी हिंदू औरत से होंगे तो उनके बच्चों को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी नहीं दी जाएगी। इस तरह अंग्रेजों ने यहाँ की संस्कृति पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 13वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में संस्कृत लिटरेचर का बोलबाला था। उस समय कश्मीर अपनी शैव परंपरा के लिए काफी मशहूर था, लेकिन इसी समय संस्कृत का खत्म होना भी शुरू हो गया। हर बार की तरह इस बार भी वो लोगों की लोकल लैंग्वेज को नहीं बदल पाए, लेकिन भारत से फारसी और संस्कृत दोनों ही गायब होती हुई दिखने लगी। आज के समय में संस्कृत के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि इसी भाषा में कालिदास के मेघदूत से लेकर कथा कौतुकम जैसी कहानियां भी लिखी गई है, जिनका जिक्र ना ही हमें स्कूल में मिलता है ना ही कहीं और। संस्कृत के साथ हमने एक गलती ये की कि हमने इसे एलीट लोगों की भाषा बना दिया। खुद अंबेडकर जब स्कूल में थे तो नीची जाति होने के कारण उन्हें स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई और उन्हें फारसी पढ़नी पड़ी। आज संस्कृत कहीं जिंदा है तो कर्नाटका में मतूर नाम का एक गांव है जहां आज भी सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। आज सरकार की तरफ से संस्कृत को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अगर आप YouTube को ही सर्च करें तो आपको संस्कृत पर कोई अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे और जो भी हैं वो बहुत पुराने लेक्चर्स हैं। संस्कृत की तरह एक जमाने में हेब्रू भी बिल्कुल यूं ही खत्म हो चुकी थी और कुछ ही लोग बचे थे जो इस भाषा को जानते थे। लेकिन फिर यहूदी लोगों ने इसे धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू किया। जब इजराइल बना तब कोई फ्रांस से वहां आया था तो कोई किसी और देश से, और कोई भी आदमी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकता था। तब हेब्रू वो जुबान बनी जिसने इस पूरे देश को एक किया। अगर भारत में संस्कृत को वापस लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाई क्वालिटी कोर्सेज को लोगों को देना होगा, रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। सिर्फ संस्कृत दिवस मनाकर या संस्कृत वीक नाम देने से कुछ नहीं होगा। क्या आपने अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ी थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। भाई मैंने तो बहुत पढ़ी थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।